एक्सचेंज ऑफ करेंगे। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज अपन करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस कि किस तरीके से गैसेस जो है वो एक्सचेंज होंगी हमारे एल्वेलाई से ब्लड में, और फिर ब्लड से टिश्यूज से, और टिश्यूज और ब्लड में, फिर ब्लड से एल्वेलाई में। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर सेशन। अगर मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करूं, अगर मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करती हूँ, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करूँ, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि बेसिकली एक ये इस तरीके से लूप चलेगा कि लंग्स, ये हमारे लंग्स हो गए, ठीक है, और यहाँ हमारे टिश्यू हो गए। इनके बीच में किस तरीके से ब्लड जो है वो आपका फ्लो होगा और किस तरीके से गैसेस इधर एक्सचेंज होगी। इधर मैं हार्ट इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। हार्ट के थ्रू ही सारे पंप जो होगा ब्लड करे, जो ब्लड पंप आउट होगा वो हार्ट के थ्रू ही होने वाला है। सो टिश्यूज से लंग्स की तरफ जो ब्लड जाता है वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, पहली चीज। फिर दूसरी बात कि जब ये लंग्स से टिश्यू की तरफ आएगा तो ये कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस है कि ब्लड में ऑक्सीजन किस तरीके से आपका बाउंड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, एंड किस तरीके से एक्सचेंज होता है, वो चीज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आज अपन देखेंगे। अगर मैं प्राइमरी साइट की बात करूं, तो एल्वेलाइज जो होते हैं वो आपके प्राइमरी साइट होते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। पहले अगर एक ऐसे सिंपल बनाए कि हमारे ये सपोज करो ये एल्वेलाई है, ठीक है, ये एल्वेलाई है, ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, O2 जो है वो यहाँ एल्वेलाई से ब्लड में जाएगी, और CO2 जो है वो ब्लड से एल्वेलाई में जाएगी। फर्स्ट एक्सचेंज साइट आपकी ये रही। दूसरी कहाँ पर होगी, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज जब टिश्यूज की तरफ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, टिश्यूज की तरफ जाएंगी। ये हमारी ब्लड कैपिलरी हो गई, एंड सपोज करो दिस इज योर टिश्यूज, ठीक है, बेसिकली सेल। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑक्सीजन यहाँ टिश्यू में डिलीवर होगा, और CO2 जो है वो ब्लड में डिलीवर होगा। ये आपकी सेकेंड साइट होगी एक्सचेंज के लिए। O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion. कौन सी प्रोसेस लगती है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन आपका जो O2 और जो CO2 है वो मूव करेगा। ठीक है, ये बेसिकली प्रेशर के बेसिस पे मूव करता है, ठीक है, जहाँ जिसका प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, वो उस साइड से मूव करके कम प्रेशर वाली जगह पे मूव करेगा। ठीक है। Solubility of the gases as well as thickness of the membrane involved in the diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि solubility कि आपके गैसेस जब एक्सचेंज करते हैं तब कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सबसे पहली चीज आ जाएगी कि solubility, गैसेस की solubility एज वेल एज membrane की थिकनेस। अगर तुम यहाँ पे गौर करोगे तो इस पर्टिकुलर चीज को हटा देते हैं। अगर तुम यहाँ पे गौर करोगे, कहाँ, एल्विलाई और ब्लड कैपिलरीज के पास। ये हमारी एक एल्विलाई है, ठीक है। एल्विलाई किससे बनती है, आपके स्क्वामस एपिथेलियम से बनती है। किससे बनती है, स्क्वामस एपिथेलियम से बनती है। इस तरीके से स्क्वामस एपिथेलियम कैसे फ्लैट सेल्स होते हैं, एंड इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहे है तुमको, एक एल्वुलाई दिख रहा है, ठीक है, ये एल्वुलाई है, 3 एल्वुलाइज दिख रहे हैं, एंड ये आपके क्या है, ये ब्लड वेसल्स है।
तो अगर तुम यहाँ देखोगे, अगर जैसे इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं ज़ूम आउट करती हूँ, तो मुझे यहाँ दिखेगा कि ये एक स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है, ठीक है? स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है एंड इसके ऊपर से ये जो ब्लड वेसल जा रही है, ये किससे बनी है? ये एंडोथेलियल सेल से बनी है, ठीक है? एंडोथेलियल मेम्ब्रेन से बनी है, ठीक? सो बेसिकली क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपके 1 mm की थिकनेस प्रेजेंट होती है। कितनी? 1 mm की थिकनेस प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो 3 लेयर है, एक तो स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई, दूसरा बेसमेंट मैम्ब्रेन, ठीक है, एंड तीसरी एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। सो यहाँ पे ये 1 mm की थिकनेस होती है एंड ये थिकनेस की वजह से ही डिफ्यूजन वेरी, मतलब जैसे अगर सपोज करो कोई पेशेंट है जिसमें किसी तरीके की बीमारी है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ पर्टिकुलर नेम ऑफ द डिजीज, बट एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको एक पेशेंट है, उसको कोई बीमारी है जिसमें किसी कारणवश आपके एल्वेलाई का सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है, कोलैप्स हो गई है एल्वेलाई, तो उसमें क्या होगा, ये जो थिकनेस है ये इंक्रीज हो जाएगी एंड इट विल अफेक्ट द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखो। सो solubility ऑफ द गैसेस, एज वेल एज solubility ऑफ द गैसेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा soluble होती है ब्लड में। तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, देन उसके बाद CO2, देन योर ऑक्सीजन, ठीक है। इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, देन कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, देन ऑक्सीजन की होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इस कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 times हायर soluble देन दी ऑक्सीजन, ठीक। सो आपको ये चीज याद रखनी है। आगे चलते हैं, तो दो चीजें हमें यहाँ पे पता चली, एक तो सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस एंड द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिफ्यूजन के लिए, जो कि रेट ऑफ द डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन सिंपल आपका क्या है कि कोई भी जैसे गैस है वो आपके अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट मूव करेगी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगी, मतलब इट विल मूव फ्रॉम द हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर, ठीक। आगे चलते हैं। Now, here pressure contributes by an individual gas is a mixture of a gas is called the partial pressure and is represented as PO2, partial pressure of oxygen for oxygen, and partial pressure of the carbon dioxide for carbon dioxide. Partial pressure of these two gases in the atmospheric air, रुक जाओ, पहले ये चीज कॉन्सेप्ट समझो कि क्या है ये। हालांकि केमिस्ट्री का ही है और आप फिजिक्स का भी बोल सकते हो, ये लास्ट पार्ट में फिजिक्स के में आता है ये। सो अगर अपन यहाँ पे बात करें क्या, कि यहाँ पर आपकी बहुत सारी गैसेस है, लेट्स सपोज गैस ए भी है, गैस बी भी है, इमेजिनरी गैसेस, गैस ए, गैस बी, गैस सी, गैस डी, ठीक है। तो इस चैम्बर में टोटल प्रेशर कितना हुआ? पी टोटल इज इक्वल्स टू पास आपका किसका? पूरे इन टोटल सबके जो भी इंडिविजुअल गैसेस होगा उसी का ही तो टोटल पार्शियल प्रेशर हो, टोटल प्रेशर होगा। तो हम इंडिविजुअली देखेंगे, इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर इज बेसिकली एक इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर है, ठीक है। इंडिविजुअल गैस का कितना प्रेशर है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सो हम अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कह रहे हैं तो हमारे पूरे ब्लड में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, पी टोटल में से, ठीक। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस इन द एटमॉस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स ऑफ द डिफ्यूजन हमारे उसमें गिवन है, किसमें? टेबल में, जो भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। अब इस टेबल की अगर अपन देखें, इस टेबल को गौर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसकी वजह से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि जो O2 है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा और जो CO2 है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगा। एंड ऑल्सो ये आपके एग्जाम पॉइंट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जा चुकी है। सो अगर मैं बात करूं
ऑक्सीजन की यहाँ पे, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, ये सारी पार्शियल प्रेशर वैल्यू दे रखे हैं एमएम ऑफ एच में। ठीक है, सो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में मिलेगी 159। जैसे जैसे तुम देख रहे हो, जैसे जैसे ये टिश्यूज की तरफ बढ़ेगी, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक एयर 159, फिर एल्विलाई में 104। फिर अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बात करें, ऐसा नहीं है कि अगर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, उसमें पार्शियल ऑक्सीजन है ही नहीं। उसमें होती है ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसका भी कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होगा। तो वो कितना होगा, 40 एमएम ऑफ एच। और अगर मैं ऑक्सीजनेटेड की बात करूँ तो 95 एमएम ऑफ एच होता है, और अगर मैं टिश्यूज की बात करूँ तो 40 एमएम ऑफ एच आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सो ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो सीरीज है, आपको याद रखनी है। नाउ अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है, पार्शियल प्रेशर 0.3। अब यहाँ अगर तुम गौर करोगे, जैसे जैसे हम है ना टिश्यूज की तरफ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे एटमॉस्फेरिक एयर से, तो 0.3 है। ठीक है, देन एल्विलाई में आपको 40 एमएम ऑफ एच मिल जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑफ कोर्स सी बात है, ऑक्सीजनेटेड रहेगा तो कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम रहेगा। सो वो 40 रहेगा एंड टिश्यूज में 45 हो जाएगा। ठीक है, सो यह आपको पूरी सीरीज जो है ये आपको याद रखनी है एज इट इज। ठीक, इस पे एक भी वैल्यू इधर का उधर नहीं करना है। सो अगर तुम यहाँ देखोगे, हमने क्या पढ़ा कि प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग गैसेस मूव करती है सिंपल डिफ्यूजन में। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये एल्वियोलर एयर है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 100 एमएम एच जी। बाहर एटमॉस्फेयर में कितना था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट वाज 159 एमएम ऑफ एच जी। ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जाएगा तो ये इस तरीके से अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है, एल्वेलाई में प्रेशर क्या है, कम है। कैसे प्रेशर कम किया था, वॉल्यूम को इंक्रीज करके प्रेशर को हमने डिक्रीज किया था। याद है फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज करी थी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो एक बार जाके देख लीजिएगा। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो हमने प्रेशर डिक्रीज किया। ठीक है, तो अब प्रेशर के अलोंग चल रहा है, ग्रेडियंट के अलोंग चल रहा है, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगा। सो 159 से 104 एमएम ऑफ एच की तरफ मूव किया। अब वापस जब और जाएगा दूसरे ब्लड में जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इस तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया से होते हुए, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए हमारे टिश्यूज तक पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पर जब वो टिश्यूज में आएगा तो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा 95 एमएम ऑफ एच जी ब्लड में। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस तरफ कितना हो जाएगा, 40। टिश्यूज में कितना हो जाएगा, टिश्यूज में हो जाएगा 40 एमएम ऑफ एच जी। अब जैसे ही ऑक्सीजन आगे की तरफ, अब ऐसा तो है नहीं कि वो ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत होगा। तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, 40 एमएम ऑफ एच जी। ठीक है, फिर ये लेफ्ट आपके राइट एट्रिया से होते हुए, राइट वेंट्रिकल से होते हुए पूरा लंग्स की तरफ जाएगा वापस से। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से कितना हो जाना है आपका, ये जो ऑक्सीजन है कैसे मूव करेगा, टूवर्ड्स दी हायर ग्रेडियंट, सॉरी टूवर्ड्स द लोअर ग्रेडियंट। तो ये आपका यहाँ पर ऑक्सीजन और ज्यादा ऐड होता जाएगा। सेम गोज विथ CO2। ठीक है, सो बेसिकली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही प्रेशर ग्रेडियंट के अलोंग चलते हैं। आपको वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू टेबल में दी है वो याद रखनी है। A gradient is the present for the CO2 in the opposite direction, that is from the tissues to the blood and to the alveoli. As the solubility, as I have said, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि solubility of the CO2 is 20 to 25 times higher than of the O2. The amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference is a partial pressure is much higher compared to that of
O2, ठीक है? तो जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है, उतना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर जो है, वो उस कंपैरेटिव टू ऑक्सीजन वो ज़्यादा होता है, ठीक है? सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। Per unit, difference in the partial pressure is much higher as compared to that of oxygen. ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जो पार्शियल प्रेशर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज्यादा होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। कितनी? 20 to 25 टाइम्स हायर होती है। अब मैंने आपको यहाँ पे पहली वाली स्लाइड पे बताया था कि कौन कौन सी मैम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन की अपन ने वहाँ बात करी थी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे कि स्क्वामस एपिथेलियम रहती है एल्वेओलर की, ठीक है? ये सिंगल सेल्ड लेयर रहती है, ज़्यादा इसमें डबल लेयर नहीं होती, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नहीं होती, सिंपल एक स्क्वामस एपिथेलियम होती है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, ठीक है? एंड देन आपकी ये जो सेल्स हैं ये जो कैपिलरी है किससे बनी है? एंडोथेलियल ब्लड कैपिलरी से बनी है, ठीक है? सो ये जो थिकनेस है, ये तीनों मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 1 mm की होती है एंड ये रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर द डिफ्यूजन और फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। सो ये चीज आपको याद रखनी है। द डिफ्यूजन membrane is made up of three major layers, namely a thin squamous epithelium of the alveoli, the endothelium of the alveolar capillary, and the basement membrane. ठीक है? The composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelium capillary. अब इसमें अकेला तुम इसका मत समझ लेना कि मैं सिर्फ इसी की बात कर रही थी। ऑब्वियस सी बात है, स्क्वामस एपिथेलियम किस पे रेस्ट कर रही है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। एंड ऑल्सो योर एंडोथेलियम लेयर किस पे रेस्ट कर रही है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो ये कलेक्टिवली मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला था यहाँ पे। सो ये एक आपकी एंडोथेलियल की बेसमेंट मेम्ब्रेन, आपकी स्क्वामस एपिथेलियल की बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वामस एपिथेलियम और एंडोथेलियम सेल्स, ये आपके तीन लेयर्स होती हैं जो कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर्म करती हैं in between them. However, its total thickness is less than a millimeter, approximately 1 mm की होती है, ठीक है? Therefore, all the factors in a body are favorable for the diffusion of O2 from the alveoli to the tissues and that of the CO2 from the tissues to the alveoli. इसीलिए हमारी जितनी भी बॉडी में सारे फैक्टर्स जो है वो उसी तरीके से डिजाइंड है, हमारी बॉडी उसी तरीके से डिजाइंड है ताकि अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन और अप्रोप्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज होती रहे और ऑक्सीजन हमारे अंदर आती रहे, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइस। अगर आपको इसी तरीके से एक एक एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। एंड अगले वाले वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस पढ़ेंगे एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक हम उसमें पढ़ने वाले ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन, और उसमें हम उसी से रिलेटेड कुछ फिनोमेना है जिसे हम बोर्स इफेक्ट और आपके हेल्डेन्स इफेक्ट कहते हैं, उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। ऑल्दो वो चैप्टर का पार्ट नहीं है ये दोनों टॉपिक, बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नीट में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो आई होप आपने ये वाला लेक्चर जो है एंजॉय किया होगा एंड थैंक यू सो मच।